Welcome back to my channel Pharma Basics. I hope you all are good and are safe at your places. So I am here with the part 2 of NMR spectroscopy. In the previous video we have discussed the basic introduction, principle, theory and instrumentation. If you haven't watched the video yet, I have shared the link below in the description box. You can go and check it out. So let's start with the part 2 of NMR spectroscopy. So the first topic of NMR spectroscopy part 2 is chemical shift. So what is chemical shift? The difference between the absorption position of a sample proton and absorption position of reference compound is known as chemical shift. So आपका जो भी सैम्पल प्रोटॉन होगा और जो भी आपका रेफरेंस कंपाउंड होगा, उनकी जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन आएगी उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट. ठीक है. अब होता क्या है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें जैसे ये इथाइल क्लोराइड कंपाउंड है. ठीक है. इसमें अगर हम इस कंपाउंड की इस ग्रुप की बात करें, CH3 ग्रुप की बात करें, तो इसके अराउंड अलग इन्वायरमेंट है. जैसे CH2 है इसके अराउंड. ठीक है. और इसकी बात करें तो इसके अराउंड अलग इन्वायरमेंट है. इसके अराउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी है, CH3 भी है. ठीक है. तो हर प्रोटॉन की प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होती है, जिस वजह से हमें अलग फ्रीक्वेंसी जो है जो हमने अप्लाई करनी है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है, वो भी अलग रेंज की प्रोवाइड करनी होती है, जिस वजह से हर प्रोटॉन की अपनी पीक आएगी. यानी कि अगर हम मिथाइल ग्रुप की बात करें यहाँ पे, तो ये अपनी अलग पीक देगा और ये अपनी अलग पीक देगा. कैसे देगा, क्या मैकेनिज्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब उसने बोला कि जो भी हमारा हम रेफरेंस कंपाउंड की जो पीक की पोजीशन है वो सैम्पल प्रोटॉन के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल शिफ्ट के टर्म्स में. ठीक है. और उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से. ठीक है. तो ये उसका फॉर्मूला है. यहाँ पर हम वैल्यूज डालते हैं सैम्पल प्रोटॉन की जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन आती है रेफरेंस की, और जो यहाँ ओवर रेफरेंस के साथ उसको हम 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाती है. अब हमारे पास एक टाउ स्केल होता है जिसकी वैल्यूज होती है 0 to 10 डेल्टा. ठीक है. तो ये मैंने टाउ स्केल बनाया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है. ये जो स्केल है ये 0 to 10 डेल्टा तक की वैल्यूज का होता है. ठीक है. ये जो एक सिंगल शार्प पीक दिख रही है आपको, ये आपके रेफरेंस की पीक है. ये 0 पे क्यों होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इन स्केल्स पर हमें एब्जॉर्प्शन पोजीशन, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारा स्पेक्ट्रा आता है, या हम पीक्स आती है, वो हमें इसी पे दिखती हैं. ठीक है. अब हम बार बार रेफरेंस कंपाउंड की बात करें, स्टैंडर्ड कंपाउंड की बात करें, वो रेफरेंस कंपाउंड क्या यूज करते हैं, क्या होता है, वो देखते हैं. ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज केमिकली इनर्ट होना चाहिए वो. ठीक है. मैग्नेटिक आइसोट्रॉपी यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए. उसकी एक सिंगल शार्प पीक होनी चाहिए. वो सभी सॉल्वेंट्स के साथ मिसिबल होना चाहिए, और उसकी जो पीक है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है रेफरेंस स्टैंडर्ड की. अब आता है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज कौन सा करते हैं. तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वो है TMS यानी कि टेट्रा मिथाइल सिलेन. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है. अब इसमें देखें तो इसमें टोटल 12 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है. और इसमें अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसके अराउंड जो हमारे ग्रुप्स हैं वो ये है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, सेम एनवायरनमेंट है. इधर देखें तो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल है. ठीक है. इसकी देखें तो इधर भी, इधर भी, इनकी भी देखेंगे तो सेम है. यानी कि सारे जो हमारे इन्वायरमेंट है इन सबका सेम है, जिस वजह से यूनिफॉर्मली शील्डेड होते हैं, और ये एक सिंगल पीक देंगे यानी कि 0 पर. अब शील्डेड क्या है वो भी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, वहां हम समझेंगे. ठीक है. अब एक पॉइंट आता है कि जो हमारा TMS है उनको हम एक्वस सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं करते हैं. ठीक है. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये घुलता ही नहीं है उनमें, एक्वस सॉल्वेंट्स में ये घुलता ही नहीं है. दैट्स वाई वी डोंट यूज TMS इन द एक्वस सॉल्वेंट्स. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ TMS इज नॉट डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्वेंट्स, सो वी डोंट यूज TMS, तो विच टाइप ऑफ रेफरेंस कंपाउंड इज यूज्ड इन एक्वस सॉल्वेंट्स. ठीक है. तो इसका आंसर है DSS यानी कि 2,2-डाइमिथाइल 2-साइलापेंटेन 5-सल्फोनेट. यानी कि अगर हम एक्वा सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें TMS डिसॉल्व नहीं होता है, तो वहां हम DSS यूज करेंगे, अदरवाइज हम TMS का यूज ही करेंगे. ठीक है. तो ये हमारे थे रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में. अब जब हम रेफरेंस कंपाउंड की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा शील्डिंग वर्ड.
ठीक है। तो वो शील्डिंग वर्ड है क्या, वो अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आता है शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम शील्डिंग डी शील्डिंग इफेक्ट को एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल है। अब इसमें देखें तो एक ग्रुप ये है जिसके साथ प्रोटॉन्स है, एक ग्रुप ये है जिसके साथ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसके अराउंड कैसा एनवायरनमेंट है, ये CH2 का एनवायरनमेंट है। CH2 क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जिस वजह से इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि ये एक्साइट हो सके। ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन्स जो जिनको एक्साइट करने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, तो उन्हें बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोजर टू एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, more magnetic field is required to cause excitation. Such protons are known as shielded protons and the effect is known as shielding effect. तो ये हो गया हमारा shielding effect। अब हम de-shielding effect की बात करते हैं। de-shielding effect में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये CH2 है, ठीक है, इसके अराउंड क्या लगा है, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नो डाउट इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो चाहे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको डोनेट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी ज़रूरी नहीं है देना, इतनी ज़्यादा मतलब हमें देने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्साइट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी शील्डेड इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है, व्हेन अ प्रोटॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोजर टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉज एक्साइटेशन। सच प्रोटॉन्स आर नोन एज डी शील्डेड प्रोटॉन्स एंड इफेक्ट इज नोन एज डी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको हम ग्राफ के थ्रू पढ़ने की कोशिश करें, तो ये यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से देखते हैं, हम थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। अब जो हमने पीछे टाउ स्केल, ग्राफ भी नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ टाउ स्केल। ठीक है, यहाँ पे 0 to 10 वैल्यूज है। अब जो TMS है वो यूनिफॉर्मली शील्डेड है, उसको तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, तो वो 0 पे रहेगा। वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, 0 पे वो अपनी पीक देगा। अब जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देनी पड़ेगी वो होंगे शील्डेड। ठीक है, और अप फील्ड तो वो राइट साइड पे आएंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि वो कहाँ है, अप फील्ड में है। ठीक है, और जितने भी डी शील्डेड होंगे वो डाउन फील्ड में होंगे, वो लेफ्ट साइड पर होंगे इस टाउ स्केल के। ठीक है, इस तरह से हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है वो उस हिसाब से आता है। अप फील्ड वाली साइड वो होंगे जो जिनको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए, और डाउन फील्ड वाली वो होंगे जिनको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा NMR सॉल्वेंट्स। अब हमारे सॉल्वेंट जिनमें हम रेफरेंस सॉल्यूशन को या टेस्ट सॉल्यूशन को, हम सैंपल को मिक्स कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट्स जो हैं उन्हें बोलते हैं हम NMR सॉल्वेंट्स। तो NMR सॉल्वेंट्स है क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड था, ये भी केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इट डू नॉट एब्जॉर्ब गिव एब्जॉर्प्शन इन NMR, यानी कि जब हमारा स्पेक्ट्रा आता है, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये इनर्ट होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये इनर्ट रिएक्टिव होते हैं, अगर किसी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो ये अलग सा कंपाउंड बन जाएगा, जिस वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है वो भी अलग आएगा। ठीक है, तो वो ये ऐसे होने चाहिए कि ये एब्जॉर्प्शन पैटर्न अपना NMR में ना दे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रॉपर्टी होगा NMR का, वो ये है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो NMR में तो हाइड्रोजन एटम अपनी पीक दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें हाइड्रोजन एटम होगा तो इसमें एडिशनल पीक्स आएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ड्यूटरेटेड क्लोरोफॉर्म है, ड्यूटरेटेड वाटर है, तो हम ऐसे NMR सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ताकि वो अपनी एब्जॉर्प्शन पीक ना दे सके और केमिकली वो अनरिएक्टिव हो। तो ये था हमारा NMR सॉल्वेंट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग रूल। तो स्प्लिटिंग रूल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग है क्या। अब हमने पीछे भी हमने शुरू में जब हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से जो हर प्रोटॉन है वो अपनी अपनी पीक देता है, तो उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो पीक्स जो है वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये एग्जांपल दिए यहाँ पे, एक ही ग्रुप पे वो प्रोटॉन्स है लेकिन वो स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग होती क्यों है? स्प्लिटिंग अकर्स ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियाई, यानी कि जो भी जैसे इथाइल क्लोराइड है इसमें इसकी अगर हमें स्प्लिटिंग देखनी है तो वो किस वजह से होगी? उसके एडजेसेंट न्यूक्लियाई के स्पिन की इंटरैक्शन की वजह से। जो इफेक्ट ये इसको देगा उस हिसाब से ही स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। अब जो स्प्लिटिंग है वो सिंगलेट है, डुप्लेट है, उस चीज को देखने के लिए ट्रायंगल होता है जिससे जिसको बना के हम पता लगा सकते हैं। वो ट्रायंगल क्या है? पास्कल ट्रायंगल। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सिंगलेट के लिए तो एक ही पीक आएगी, राइट, तो हम उसमें 1 लिख देंगे। डुप्लेट के लिए 2 पीक्स आएंगी, सेम होंगी 1 एंड 1। ट्रिपलेट के लिए 1 1 1 + 1 2। क्वार्टेट के लिए 1 2 + 1 3 2 + 1 3 1, ठीक है। क्विंटेट के लिए 1 3 + 1 4 3 + 3 6 3 + 1 4 एंड 1। सेक्सटेट के लिए 1 4 + 1 5 6 + 4 10 6 + 4 10 4 + 1 5 एंड 1। सेप्टेट के लिए 1 5 + 1 6 10 + 5 15 10 + 10 20 5 + 10 15 5 + 1 6 एंड 1। तो इस तरह से पास्कल ट्रायंगल से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी बार हमारे जो स्पेक्ट्रा है हर प्रोटॉन का वो स्प्लिट हुआ है। अब जो स्प्लिटिंग रूल है वो हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूला से निकालते हैं? n+1 से। अब n+1 में n है क्या? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? स्प्लिटिंग किस वजह से होती है? जो हमारा एडजेसेंट न्यूक्लियाई है उसके स्पिन की इंटरेक्शन की वजह से। तो n की वैल्यू होगी कितने प्रोटॉन्स एडजेसेंट वाले न्यूक्लियाई पर हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें इसका निकालना है कि इस ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी स्प्लिटिंग निकालनी है तो वो डिपेंड करेगी एडजेसेंट वाले पे। कितने हैं? 2, तो n की वैल्यू 2, n+1 2 + 1 3। इसकी निकालनी, इसके एडजेसेंट 3 है, 3 + 1 4। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आती है। जैसे 3 है तो इस तरह से स्प्लिट कर गए यहाँ पे देखो, ठीक है, 3 में स्प्लिट हुई पीक, 4 थे तो 4 में हुई पीक। तो इस तरह से हमारे स्पिन आते हैं, ठीक है। जैसे ये CH3 का स्पिन था, इस तरह से अगर अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एक जो होगा, जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, एक उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे होगी। जो कपल जैसे कपलिंग होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। तो ये 0 इफेक्ट देंगे। इसी तरह CH2 का है, ठीक है। इस तरह से हम n+1 रूल लगा के हम स्प्लिटिंग को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस टाउ स्केल पे स्पेक्ट्रा को देखें तो इसमें जो ये स्पेक्ट्रा है ये CH3 का है और जो ये वाला स्पेक्ट्रा है वो CH2 का है, ठीक है। अब ये 0 पे क्यों है, 10 पे क्यों है? फिर से रिकॉल करो, शील्डिंग और डी शील्डिंग का जो प्रोसीजर हमने, मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जिनमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी, जहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो किस साइड होंगे? रेफरेंस कंपाउंड 0 वाली साइड, अप फील्ड वाली साइड, यानी कि ये शील्डेड है और उसके साथ क्योंकि क्लोरीन लगा है तो वो डी शील्डेड होगा, वो डाउन फील्ड में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हमारा स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। अब मैंने जो बात कही थी स्पिन स्पिन कपलिंग की, वो क्या है? When spin of 2 protons are coupled, then it is called spin spin coupling, ठीक है। जब 2 प्रोटॉन्स के स्पिन जो है जैसे ये कपल होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। और जो 2 पीक्स आती हैं इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा स्प्लिटिंग रूल, स्पिन स्पिन कपलिंग, n+1 रूल एंड पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल और n+1 रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पीक आया है वो कितने में स्प्लिट होगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ NMR सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। NMR सिग्नल्स, कितने NMR सिग्नल्स बनेंगे टोटल, और हम साथ में जो हमने पीछे स्प्लिटिंग रूल पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी
इथेनॉल, सॉरी, इथेनॉल फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो अब इसमें देखो, एक ग्रुप ये है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, एक ग्रुप ये है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, और एक ग्रुप ये है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इस ग्रुप के पास का एनवायरनमेंट देखें तो यहाँ पे CH2 है। ठीक है, तो और इसकी देखें तो यहाँ पे OH है और CH3 है। अलग अलग एनवायरनमेंट है तो एक पीक ये देगा, एक पीक ये देगा, और इसके साथ ऑक्सीजन है तो ये अलग पीक देगा। तो टोटल कितने सिग्नल्स आए हमारे? 3। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। वो देखेंगे कि हमारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट क्या, अगर सेम एनवायरनमेंट है तो वो मिलाकर एक सिग्नल देंगे, अगर अलग अलग एनवायरनमेंट है तो वो अलग अलग सिग्नल देंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्नल्स होंगे? 3। ठीक है, अब साथ में स्प्लिटिंग रूल भी लगाते हैं। इसके अराउंड कितने हैं? 2, n की वैल्यू 2, 2 + 1 3। कितने में स्प्लिट होगी आपकी पीक? ट्रिपलेट, ये बनाई। ठीक है, B 3 + 1 4, क्यों? क्योंकि इसके अराउंड 3 है। 3 + 1 4, क्वार्टेट। ठीक है, अब C, इसके अराउंड CH2 है। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो 2 + 1 3 होना चाहिए, लेकिन ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन नहीं है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगी? सिंगलेट पीक ही मिलेगी, एक सिंगल पीक मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्प्लिटिंग और ये हो गए हमारे सिग्नल। टोटल 3 सिग्नल्स आएंगे। जो फर्स्ट वाला है वो ट्रिपलेट देगा, ये क्वार्टेट देगा और ये सिंगलेट देगा। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है ये वाला। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसके अराउंड भी CH3 है, इसके अराउंड भी CH3, सेम एनवायरनमेंट है तो ये एक सिग्नल देंगे मिला के। इसके देखें तो इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है, तो ये एक सिग्नल देंगे। ठीक है, अब अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, टोटल सिग्नल्स हो गए 2। अब हम स्प्लिटिंग की बात करें, इसके अराउंड कितने? 1 है ना, तो 1 + 1 2, डबलेट। ठीक है, इसकी बात करें तो अब हम, जैसे हमने पीछे वाली एग्जांपल पढ़ी थी, अब अगर आप बोलोगे तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए उसकी सिंगलेट पीक आएगी। लेकिन यहाँ पे तो वो कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम काउंट करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो सेपरेट 7, उसमें इसकी पीक जो है वो स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारी? इसमें देखते हैं तो इसमें सारे ही एक ही इन्वायरमेंट में है, सेम इन्वायरमेंट में है, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक सिंगल शार्प। वहाँ TMS में स्प्लिटिंग थी नहीं, तो सिंगल पीक आई, ऐसे ही है। अब इसमें देखोगे तो इसके पास भी CH2 इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी और इधर भी सेम इन्वायरमेंट में है, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी और एक सिंगल शार्प पीक मिलेगी और एक ही सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है, इसके पास देखें तो इसके पास ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये सिंगल पीक देगा, नो स्प्लिटिंग। इधर भी देखें तो ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो इधर भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई स्पिन कपलिंग नहीं होगी, तो एक सिंगल शार्प पीक देंगे और टोटल 2 सिग्नल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थी NMR सिग्नल्स की। अब कुछ और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने स्प्लिटिंग नहीं बताई है, सिर्फ सिग्नल्स कैलकुलेट करेंगे हम। ये वाली पहली एग्जांपल तो सेम ही है, अलग अलग इन्वायरमेंट में है तो 2 सिग्नल देंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पे एक, यहाँ ओपन कर दिया हमने इसे। ठीक है, तो एक CH3 ग्रुप यहाँ पर है, CH2CH2H, हमने इसको भी ओपन कर दिया। अब अगर हम इसका देखें, इसके आसपास एनवायरनमेंट क्या है? H और H, तो एक सिग्नल ये देगा। ठीक है, इसकी देखें तो इधर भी CH3, इधर भी H, इधर भी CH3, इधर भी H। ठीक है, इनके देखें तो इधर H है, इधर H है, इसकी देखें इधर H है, इधर, तो ये दोनों जो है ये अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं, पर ये दोनों सेम है, तो ये एक साइड हो गए और ये एक सिग्नल देंगे। टोटल अभी 3 सिग्नल हुए। अब एक नीचे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके राउंड भी देखोगे तो इसका एनवायरनमेंट बाकी सबसे अलग है। ठीक है, इधर CH3, इधर H है, तो ये अलग से सिग्नल देगा। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्नल्स हुए? 4 सिग्नल्स हुए। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये है। अब इसमें देखें तो इसका देखेंगे ग्रुप का एनवायरनमेंट, तो इधर तो CH3 है लेकिन इधर H है। इसका देखें, ठीक है, इसका इधर CH3, इधर H। इसका देखेंगे इधर CH3 और इधर Br, यानी कि दोनों का सेम एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। टोटल 2 सिग्नल्स।
इसकी बात करें तो इधर CH3 है और इधर Br है, लेकिन ये CH अलग ग्रुप है तो ये अलग सिग्नल देगा। ठीक है, टोटल सिग्नल कितने हुए 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इधर CH3 है, इधर CH3 है, दोनों का एनवायरनमेंट देखें, इधर H इधर CH3, और इसकी बात करें इधर CH3 इधर H सेम है तो सेम एक सिग्नल इसका मिलेगा। इधर बात करें इधर CH3 इधर H, ठीक है, मतलब सेम है इधर, तो ये अलग अलग सिग्नल देंगे। तो टोटल कितने सिग्नल्स हुए 2। ठीक है, इनमें और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे जो था सेम नहीं थे, इसीलिए 3 सिग्नल्स आए, ये अलग अपना सिग्नल देगा। इधर ये दोनों सेम देंगे, ये दोनों सेम देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों साइड जो है वो सेम है, सिस कन्फर्मेशन है, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखें तो ये CH3 CH3 यहाँ पे CH दोनों सेम सिग्नल देंगे, एक सिग्नल ये हो गया। इसकी बात करें तो इसके इधर भी CH, इसकी देखेंगे इधर भी CH, इसकी देखेंगे इधर CH, इधर देखेंगे तो इधर, ये सेम है। ठीक है, तो ये अलग सिग्नल देंगे, ये दोनों अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, तो टोटल सिग्नल कितने हुए 2। ठीक है, इनकी बात करेंगे तो ये इधर H है, इधर भी H है, इधर H है, इधर भी H है, तो ये एक सिग्नल देंगे। अब ये दोनों जो है वो अलग देंगे, क्योंकि ये N के साथ अटैच है तो ये अपना सिग्नल देगा, इसको C से कर दिया डिनोट, ये अलग सिग्नल देगा B। तो टोटल कितने सिग्नल्स हो गए 3। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जाम्पल हमारे NMR सिग्नल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पीछे जो हमने पढ़ा स्प्लिटिंग भी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दी। तो यहाँ पे हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस सेक्शन से कंप्लीट होता है, राइट। Thank you for watching the video. If you like it, press the like button and share as much as you can with all your friends. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further updates. You can also follow me on Instagram. I have shared the link below in the description box. If you have any query related to this video and the previous one, you can ask me in the comment section. I'll definitely reply to all your queries and try to clear it out. And wear mask, stay safe, and follow the social distancing rules. Thank you.